हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग। मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पे जुड़ गया हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। देखो दोस्तों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में जब पॉलिटी पढ़ रहे थे तो संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे, विस्तार से समग्र अध्ययन कर रहे हैं हम लोग संसद के बारे में। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो संसद होती है उसके कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं। सीधी सी भाषा में कहें तो संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो चलाने के लिए जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पीठासीन अधिकारी कह लो, अध्यक्ष कह लो, लोकसभा के स्पीकर कह लो, राज्यसभा के स्पीकर कह लो, जो भी कहना आप आम भाषा में कह सकते हैं। प्रायः हम बहुत चर्चित होता है अध्यक्ष के नाम से या स्पीकर के नाम से, ठीक है। पीठासीन अधिकारी होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि पीठासीन अधिकारी कैसे सिलेक्ट होते हैं, उप पीठासीन अधिकारी होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो उनको किस आधार पर हटाया जाता है, या वो अपने शपथ कहाँ पे लेते हैं, या वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, इन सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को पढ़ाया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं कंटिन्यू उन सबको वो चीजें समझ में आई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे उसी संसद के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि वहां पर अगर जो संसद है वो किस तरीके से चलती है। अब आपको पूरी देश की वो चीजें सिखाई जाएंगी कि आप आज समझ लो, आज ये लेक्चर के बाद आप संसद में क्या बना सकते हो, कानून बनाने का अधिकार रख लो। इस तरीके से प्रक्रिया सिखाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। हमने हमारा जो टॉपिक है संसद, संसद में कई सारे क्षेत्रों में हमने चर्चा की थी। उसके बाद आज बात करेंगे जो सदन का नेता होता है वो कौन होता है, यानी सदन का नेता। तो देखो, सीधी सी बात, हम पहले वाले को समझते हैं। कुछ पॉइंट हैं, इन्हीं के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहला हमारा पॉइंट क्या है, सदन का नेता। तो देखो प्रायः क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि जो सत्ता पक्ष का प्रमुख होता है या देश का जो प्रधानमंत्री होता है वही को हम सदन का नेता मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐसे समझो। देखो हमारे यहाँ पे जब सत्ता पक्ष का एक होता है, क्या होता है, एक सत्ता पक्ष होता है और एक क्या होता है, विपक्ष होता है। एक क्या होता है, विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष का मतलब यही है जिसकी सरकार है। वर्तमान समय में मान लो बीजेपी की सरकार है तो हमने कह दिया सत्ता पक्ष। विपक्ष में कौन है, कांग्रेस, हमने मान लिया। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस हो गई। ठीक है, अब क्या है, हम ये मानते हैं कि जो सदन का नेता होगा वो प्रायः अगर लोकसभा से है, ठीक है, अगर वो लोकसभा से है तो सदन का नेता होगा लोकसभा में, राज्यसभा में भी सदन का नेता होगा। यानी हम सीधी सी भाषा में कहें तो दोनों सदनों में सदन का नेता होगा तथा दोनों सदनों में अगला जो टॉपिक है विपक्ष का नेता होगा। तो लेकिन हम प्रायः ये मानते हैं कि अगर लोकसभा से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, जैसे वर्तमान समय में माननीय मोदी जी जो हैं लोकसभा के सदस्य कहां से हैं, बनारस से। क्या है, बनारस से सांसद हैं, तो लोकसभा के सदस्य हुए। तो माननीय मोदी जी क्या हुए, जब ये लोकसभा के सदस्य हैं तो इन्हीं को बता दिया जाता है कि यही क्या है, प्रायः सदन के नेता। यानी जो बहुमत दल का नेता है वही क्या कहलाता है, कहीं ना कहीं सदन का नेता कहलाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो सत्ता पक्ष का जो प्रधानमंत्री बनता है वही क्या बन जाता है, प्रायः सदन का नेता। अगर मान लो प्रधानमंत्री साहब सदन के नेता नहीं बनना चाहते हैं तो उनके मंत्रिमंडल के द्वारा ही किसी मंत्री को क्या चुन के बना दिया जाता है, सदन का नेता। तो यानी जो सदन का नेता होता है प्रायः हमारे देश में सत्ता पक्ष का जो प्रधानमंत्री होता वही क्या बनता था, सदन का नेता। अगर वो नहीं बनना चाहते हैं तो क्या होगा, उन्हीं जो मंत्रिपरिषद होगी उन्हीं में से किसी सदस्य को, जो मंत्रिपरिषद है उन्हीं में से किसी सदस्य को क्या बना दिया जाएगा, सदन का नेता। अगर पहली बात तो अगर वो, ठीक है। दूसरी बात, जब सदन का नेता बन जाएगा तो क्या कोई वाइस पद भी है सदन में? तो जी हाँ, वही नेता जो सदन का नेता बनेगा, जो सदन का नेता बनेगा वही क्या करेगा, अपने उसी मंत्रिपरिषद में किसी को उपनेता बना देगा। यानी जब सदन का नेता अनुपस्थित होगा तो उसकी जगह पे कौन देखेगा, उपनेता देखेगा। तो हाँ, यानी हमारे जो सत्ता पक्ष में सदन का नेता होता है उसका उप प्रधान पद भी है, उसका उप प्रधान पद भी है। इतनी बात समझ में आई। यानी जो सदन का नेता होता है, हम सीधी सी भाषा में, आम भाषा में कहें तो प्रायः क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री हो जाता है लोकसभा में। ठीक है,
बात करते हैं राज्यसभा में। जो राज्यसभा है वहां पर भी सदन का नेता होता है। जी हाँ, राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है। फिर आ गया, एक सत्ता पक्ष होती है, एक क्या होता है, विपक्ष होता है। फिर मैं कह दूं कि मान लो कि बीजेपी की सरकार है और ये देखो राज्यसभा में जिनके सांसद जाता है, तो यहाँ पे जो ये क्या करेंगे, यहीं पे मंत्रिपरिषद से जो मंत्री होते हैं, तो देखा होगा जो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद होती है, क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। इसमें लगभग 60 से 70 लोग होते हैं कैबिनेट मंत्री में, 60 से 70 लोग। इन्हीं में 60 से 70 लोगों में से कुछ सदस्य जो होते हैं कहां से आते हैं, कुछ सदस्य कहां से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं, कुछ सदस्य कहां से आते हैं, लोकसभा से। जैसे वर्तमान समय में एग्जांपल दिया जाए एस जयशंकर प्रसाद को, ये क्या है, विदेश मंत्रालय के प्रमुख है, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है। ये कहां से आते हैं, ये प्राय कहां से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। तो मान लो कि जो ये कैबिनेट मंत्री होते, जो मंत्रिपरिषद होती है, ये जो मंत्रिपरिषद होती है, उन्हीं में से किसी एक सदस्य को क्या बना दिया जाता है, राज्यसभा में सदस्य, सदन का नेता बना दिया जाता है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता बना दिया जाता है। तो हमने देखा क्या होता है कि कैसे चुने जाते हैं, ठीक है, कैसे चुने जाते हैं वो चीजें हमने समझ ली। हाँ, अगर यहाँ सत्ता पक्ष का नेता बना दिया गया तो दूसरी बात, क्या इसमें भी कोई वाइस पद होता है, तो जी हाँ, इसमें भी वही चीजें होती हैं कि जब कोई सदन का नेता बन जाएगा, वही अपने मंत्रिपरिषद में फिर से किसी को क्या करेगा, वाइस पद दे देगा, यानी उप सदन का पद दे देगा, ठीक है, उप सदन नेता दे देगा पद, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई कि यानी सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से सदन का नेता चुना जाता है। इतनी बात समझ में आई, सदन का नेता किस तरीके से चुना जाता है, सत्ता पक्ष से, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, विपक्ष का नेता। ये अगला जो टॉपिक है विपक्ष का नेता, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, विपक्ष का नेता। अगला जो हमारा टॉपिक है विपक्ष का नेता, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं विपक्ष का नेता का प्राय मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में, आम भाषा में क्या है, तो जो सत्ता पक्ष है उसके खिलाफ एक विपक्ष होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि विपक्ष कौन होता है, विपक्ष का मतलब वही है जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से कब क्या हुआ, कम वोट पाया होगा, यानी कम सीटें पाया होगा, तभी वो विपक्ष में बैठेगा। भाई जो सत्ता पक्ष है यानी जिसकी सरकार चल रही है वो सत्ता पक्ष कहलाएगा। विपक्ष कौन कहलाता है, जिसकी कम वोट सीटें हैं वो विपक्ष कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे खास बात है, विपक्ष बनने के लिए क्या चाहिए, विपक्ष बनने के लिए, विपक्ष बनने के लिए क्या चाहिए, बनने के लिए मान लो 543 सीटें, वर्तमान समय में लोकसभा 543 सीटों पे इलेक्शन हुआ, उन 543 सीटों का 10% पाना चाहिए, 10% पाना चाहिए, ठीक है। 543 का 10% निकाला जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 54.3 पर निकल रहा, यानी 55 सीटें लगभग ये पार कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 55 सीटें अगर ये प्राप्त कर लेंगे तो यह क्या बनेंगे, विपक्ष का नेता। जो भी पार्टी विपक्ष में, जैसे कई सारी पार्टी होती है, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, कई सारी पार्टियां, जिस पार्टी क्या करे 55 सीटें पा लेगी वो क्या बनेगी, प्राय विपक्ष का हो जाएगी, यानी मुख्य विपक्ष के रूप में उभर कर आएगी, ठीक है। तो मुख्य विपक्ष को बनने के लिए क्या होता है, कम से कम लोकसभा में वर्तमान समय में 55 सीटें पानी अनिवार्य है। जब ये 55 सीटें पाना अनिवार्य है, वो पार्टी क्या बनेगी, विपक्ष बन जाएगी। तो क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए, उस पार्टी जो विपक्ष बन जाएगी उन्हीं में से किसी एक सदस्य को क्या बना दिया जाएगा, विपक्ष का नेता। जो विपक्ष की पार्टी बनेगी उन्हीं में से एक सदस्य को क्या बना दिया जाएगा, विपक्ष का नेता। जब विपक्ष का नेता बनेगा, ठीक है, तो अब विपक्ष के नेता जो बन गया, चलो मान लो कौन बन गया, जो भी बन गया, मान लो एक्स बन गए, तो अब एक्स की पावर देखो, एक्स की जो पावर है, वैसे भी एक्स की पावर तो स्ट्रांग हो ही जाती है, एक्स की पावर स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, याद करो कैसे होती है भाई, ठीक है। तो ठीक है, विपक्ष का नेता, जब विपक्ष का नेता मैंने मान लो एक्स बन गया, ठीक है, जब विपक्ष की पावर नेता एक्स बन गया, तो अब इसको क्या क्या प्रोटोकॉल मिलेंगे, इसको वही प्रोटोकॉल मिलेंगे जो सत्ता पक्ष के नेता को मिलते हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता के, जो सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री को, जो नेता होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके बराबर, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं,
जो कैबिनेट मंत्री होते हैं सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, सेम वही प्रोटोकॉल विपक्ष के नेता को मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो एक कैबिनेट स्तर का ही मंत्री होता है, लेकिन ये क्या होता है, विपक्ष का होता है, तो इसको वही प्रोटोकॉल दिए जाते हैं जो कैबिनेट मंत्री की, क्या, जो कैबिनेट मंत्री को प्रोटोकॉल मिलते हैं, वही सारी सुविधाएं विपक्ष के नेता को दी जाती हैं। ठीक है, तो लोकसभा में भी विपक्ष का नेता होता है और कहां पे होता है, राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता होता है। पहली बार 1965 में पहली बार, कब, 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को क्या मिली, विपक्ष के नेता को मान्यता मिली, विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। तो पहली बार 1965 में विपक्ष के नेता को क्या मिलता है, पहली बार भैया मान्यता मिलती है। ठीक है, पहली बार मान्यता मिलती है। ठीक है, विपक्ष के नेता को पहली बार क्या मिलता है, 1965 में मान्यता मिलती है। ठीक है, तो बात करें अमेरिका में विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक नेता, अल्पसंख्यक नेता, अल्पसंख्यक नेता, ये कहां कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं। ठीक है, और बहुमत दल के जो नेता होता है इसको क्या कहते हैं, जो सत्ता पक्ष का नेता होता है उसको क्या कहते हैं, बहुमत दल का नेता, क्या कहते हैं, बहुमत दल, बहुमत नेता। ठीक है, बहुमत नेता ये कहां कहलाता है, ये अमेरिका में कहलाता है, जो सत्ता पक्ष का नेता होता है। और अमेरिका में जो विपक्ष का नेता होता है उसको क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक नेता। ठीक है, यानी कम सीटों वाला नेता। ठीक है, ये चीजें कहां थी, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, उसके बाद अब हमारा नंबर आता है नंबर 3, जिसको हम कहते हैं व्हिप। क्या कहते हैं, व्हिप। तो चलिए व्हिप के बारे में भी थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी। मैं फिर से कहूंगा, अगर कुछ भी समस्या हो, जो डाउट हो, देखो मैं ये मान के चलता हूं कि इस चैनल पे वही बच्चा विजिट करता है जिसको कुछ ना कुछ तो पिछले मेरे कई सारे लेक्चरों में देख लियो, क्योंकि मैं पढ़ा एक सीक्वेंस से रहा हूं। अगर आपको यहाँ पे वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, अगर आप बीच से आ रहे हो, तो इसके लिए आपको पूरा पहले पिछला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। एक दूसरे से रिलेट करके ही पढ़ाया जाता है। मेरा यह मानना रहता है कि अगर आप पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी किसी सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छी तरीके से ग्रहण अध्ययन करना पड़ेगा, यानी गहन अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं थोड़ा सा टॉपिक देख के पेपर में सिलेक्शन ले लूं, तो भैया ये चीज आपकी गलतफहमी है। पढ़ाई करनी है तो डीपली करो, क्योंकि मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, एग्जामिनर ये नहीं सोचता अब हाउ टू सिलेक्ट, अब एग्जामिनर सोचता है हाउ टू रिजेक्ट, क्योंकि आजकल बच्चे इतने स्मार्ट वर्क करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और स्मार्ट वर्क आपको तभी कराएगा कि जब आप गहन अध्ययन करेंगे, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, वरना क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, आप ऊपरी वाली हवा में उड़ रहे हो और ऊपरी ऊपर निकल जाओगे, जिंदगी भर ऊपर रहोगे, जमीनी स्तर पे कभी नहीं होगा। और ये दिक्कत क्या करोगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, और जिंदगी भर इसी सोच में बैठे रहोगे कि क्यों नहीं हुआ आज तक। तो एक बार पढ़ो, संपूर्ण कोर्स पढ़ लो, बात खत्म। उसके बाद रिवीजन करते रहो, जो भी समस्याएं, जो क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं पूछते रहो, उसके लिए मैं स्वयं हूं। लेकिन अगर एक बार नहीं पढ़े, सोच रहे हो आज ये पढ़ लें, इनसे ये पढ़ लें, जिससे पढ़ो संपूर्ण पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, जिससे पढ़ो संपूर्ण पढ़ो, गहन अध्ययन करना। उसके साथ ही साथ जो विपक्ष का नेता, इसका और काम क्या होता है, तो देखो जो सरकार, जो सत्ता पक्ष, मान लो क्या करना है, सत्ता पक्ष जो भी कानून लाई है उसका काम क्या करना, उस कानून की उचित आलोचना करनी है। क्या करना है, उचित आलोचना करनी है। और साथ ही साथ उचित आलोचना के साथ साथ और क्या कर सकता है, उसका वैकल्पिक सरकार बता सकता है। क्या कि वैकल्प, इसका वैकल्प क्या है, वैकल्पिक सरकार बना सकता है। ठीक है, ये नहीं बता सकता, वैकल्पिक सरकार मतलब वैकल्प बता सकता है कि इसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। सीधे से मतलब है जो कानून लाया उसी को उचित आलोचना करनी है और इस साथ ही साथ वैकल्पिक करना। बाकी तुम खुद इतने समझदार हो कि मुझे लगता है, नहीं हो तो सीधी सी बात समझ लो, जो सत्ता पक्ष होता है कोई कानून लाता है तो विपक्ष वाले सीधा मतलब उसको विरोध करते हैं। ठीक है, कहते हैं ये कमियां, ये कमियां, ये कमियां, ये कमियां, बस ऐसे बताते रहते हैं। ठीक है, ठीक, ये हुआ, समझ में आया। अगर इतनी बात समझ में सत्ता पक्ष वाली, तो चलिए अगली बात समझते हैं। अगली जो बात क्या है, व्हिप। व्हिप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले हम व्हिप वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्हिप का कहीं वर्ड
वर्णन किया गया है? क्या संसदीय व्यवस्था में कहीं इसका वर्णन किया गया? तो पहले अपने दिमाग से हटा दो, व्हिप का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया, ना संसदीय व्यवस्था में ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन व्हिप है क्या? तो देखो ये क्या होता है, व्हिप का मतलब एक है, ये कोई व्यक्ति को बना दिया जाता है, एक सत्ता पक्ष हो गया, एक विपक्ष हो गया, ठीक है, ऐसे समझो, सत्ता पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया। सत्ता पक्ष में किसी एक व्यक्ति को क्या बना दिया गया? व्हिप बना दिया गया। और विपक्ष में जब कई सारी पार्टियां होती हैं, उनकी कई सारे पार्टियों के हर एक पार्टी का एक सदस्य क्या कहलाता है? प्रायः व्हिप कहलाता है, व्हिप कहलाता है, ठीक है। अब किसी ना किसी तो बना ही दिया जाता है, मान लो समाजवादी पार्टी से कोई आ गया, कांग्रेस से कोई आ गया, आम आदमी पार्टी से कोई आ गया। सीधा सा मतलब यही है कि अगर व्हिप जो है वो जो पार्टी है, जैसे मान लो कई सारी पार्टियां हैं, एक सत्ता पक्षी पार्टियां हैं, तो सत्ता पक्ष में बीजेपी है, ठीक है, और बीजेपी में कई सारी इनकी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, तो हर पार्टी का एक व्यक्ति जो होगा वो क्या कहलाएगा? व्हिप कहलाएगा। वैसे इसमें क्या होगा? कांग्रेस हो गई, बीएसपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कई सारी पार्टियां, हर पार्टियों का एक सदस्य क्या कहलाता है? व्हिप कहलाता है। अब इस जो व्हिप है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य यही है, वो सीधी सी बात है, जो अपनी पार्टी के सभी सदस्यों को संसद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मौजूद करना, ठीक है, कि हरदम बना रहे, कि हरदम बना रहे, ठीक है, सभी सदस्यों को, ठीक है, सभी जो संसद में जो चुन के आए, मान लो बीएसपी के 10 सदस्य आए, तो हो सकते हैं एक सदस्य को बना गया व्हिप, जो व्हिप एक सदस्य को बना दिया गया, तो फिर उसके बाद इसका मतलब ये जो व्हिप बनेगा, इसका यही कार्य है कि 10 हरदम उपस्थित रहें, ठीक। हो सकता है एक दो कभी बीमार की वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन इनका कार्य यही कि सभी को व्यवस्थित करना, ठीक है। उसके बाद अगर जब सत्ता पक्ष से कोई कानून लाया जा रहा है, तो व्हिप के अनुसार, जो व्हिप कहेगा उसी के अनुसार कार्य करना। अपोजिशन में यानी जो बीएसपी का व्हिप कहेगा उन्हीं के अनुसार ये जो बाकी 9 हैं उन्हीं के अनुसार काम करेंगे, उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अगर वो अनुशासनात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई जाएगी? उचित कार्यवाही की जाएगी, उनके ऊपर क्या किया जाएगा? उचित कार्यवाही किया जाएंगे, जिसमें क्या होता था? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो मैं वर्ड बोलूंगा इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो व्हिप का मतलब समझ में आ गया कि दोनों पक्ष से हो सकता है, सत्ता पक्ष से भी हो सकता है, विपक्ष से हो सकता है। प्रायः सीधा सा मतलब आम भाषा में क्या है? वह व्यक्ति जो सदन में किसी पार्टी का प्रमुख होता है, हर एक पार्टी का प्रमुख क्या कहलाएगा? व्हिप कहलाएगा सदन में। और उसकी एक ही जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी के समस्त चुनित या निर्वाचित सांसद को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संसद में, लोकसभा में उपस्थित कराना, बस, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया। चलिए, व्हिप वाला काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं संसद के सत्र। संसद के जो सत्र होते हैं ये क्या है, कैसे क्या होते हैं? तो देखो, हमारे यहाँ पे संसद के सत्र के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी खासियत की बात क्या है? हमारे यहाँ जो संसद के कितने 3 सत्र हैं, 3 सत्र हैं। कौन कौन से सत्र हैं? एक तो क्या है? बजट सत्र। क्या है? बजट सत्र, जो कब से कब चलता है? फरवरी से लेके भैया मई तक, ठीक है, फरवरी से लेके मई तक। उसके बाद एक हमारे यहाँ पे मानसून सत्र आ जाता है। कौन सा आ जाता है? मानसून सत्र, ठीक है। ये प्रायः कब से कब चलता है? तो ये चलता है आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक। कहाँ चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है। ये कहाँ तक चलता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक। यानी जो हमारे यहाँ पर देखा गया कि, ठीक है, बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक चलता है, मानसून सत्र जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, और जो अंतिम है जिसको हम क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र। क्या कहते हैं? शीतकालीन सत्र। क्या कहते हैं भैया? शीतकालीन सत्र। और जो शीतकालीन सत्र है इसका जो टाइम पीरियड है क्या है? नवंबर से लेकर दिसंबर तक। यानी हमारे यहाँ देखा जाए तो सबसे बड़ा, हमारे यहाँ पे जो देखा जाए सबसे बड़ा सत्र कौन सा है भैया? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा सत्र है बजट सत्र है, बजट सत्र। अब ये तो बात होगी कि हमारे यहाँ सत्र कितने होते हैं। अब बात क्या करनी है कि सत्र है क्या? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ एक बात बताई गई कि माननीय राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? सत्र का शुरुआत की डेट फिक्स करेंगे। यानी जो मान लो बजट सत्र शुरू होना तो कौन डेट फिक्स करेगा? माननीय राष्ट्रपति साहब जी करेंगे। मानसून करना कौन करना? माननीय राष्ट्रपति साहब डेट फिक्स करेंगे। शीतकालीन शुरू करना राष्ट्रपति साहब करेंगे। अब इतनी बात आई तो देखो, टाइम मैंने बता दिया, मानसून बता दिया, शीतकालीन। लेकिन क्या है, इस पे और थोड़ी चर्चा करें। अगर डीपली हम जब चर्चा करेंगे इसी पे, सबसे खास बात क्या है
कि यहां पे समझें कि एक राष्ट्र, हमारे एक संविधान में क्या लिखा है, संविधान में यहां से समझने की कोशिश, हमारे संविधान में लिखा है एक सत्र से दूसरे सत्र तक 6 माह से अधिक समय ना हो, अधिक समय ना हो। इसका मतलब कुछ समझ में आया? कहने का मतलब यही, हमारे संविधान में क्या लिखा है कि जो सत्र होते हैं उन सत्रों में क्या है, एक सत्र से, मान लो बजट सत्र से दूसरे सत्र यानी मानसून सत्र तक क्या होना चाहिए, 6 माह से अधिक समय ना हो। यानी कि हमें कम से कम साल में 2 बार सदन में बैठना ही बैठना है। कितने बार? 2 बार। साल में कम से कम 2 बार बैठना है, कम से कम याद रखना। और कितनी? 3 बार तो वैसे भी बैठना होता है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है कि राष्ट्रपति, हमारे संविधान में बताया गया है कि जो सत्र होगी उसकी शुरुआत कौन करेगा, डेट कौन फिक्स करेगा, राष्ट्रपति साहब करेंगे, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद ये भी बताइए, एक सत्र से, मान लो मानसून सत्र से शीतकालीन सत्र के बीच में क्या होना चाहिए। मान लो देखो, ऐसे देखो तो सितंबर से खत्म होता है, फिर नवंबर में शुरू हो जाता है, सितंबर बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, यानी 1 महीना कहीं ना कहीं टाइम मिलता है, फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो सितंबर में खत्म, अक्टूबर में शुरू हो जाता है, ठीक है, नवंबर में शुरू हो जाता है, ठीक है, टाइम तो 1 महीना। लेकिन बताया गया बाई चांस कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कोविड वाला था या कुछ अभी और समस्या आ जाए, आपातकाल कुछ भी आ जाए, वो जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड, मान लो कुछ भी आ जाए, उस दौरान क्या होगा, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम साल में 2 बार हम सदन में बैठे ही बैठे चर्चा करने के लिए। सदन में बैठेंगे तो क्या होगा, कानून पास होगा, देश के हित में कार्य होंगे, रोजगार पास करो, यही सारी चीजें होंगी सदन में बैठ के। होती हैं कि नहीं होती भाई, यही होगा। तो ठीक है, यानी राष्ट्रपति साहब इसकी डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद कम से कम संविधान में ये बताएगा कि एक सत्र से समाप्त होने से दूसरे सत्र के बीच में कम से कम 6 माह से अधिक समय ना हो, 6 माह के अंदर ही हमें दूसरा सत्र बैठाना है, 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई, यानी सत्र के बारे में इतनी बात समझ में आई। अब अगर सत्र के बारे में इतनी बात समझ में आ गई तो उम्मीद करता हूं कि और भी चीजें हम समझा ले जाएंगे तुम्हें। चलिए इतनी बात समझ में आई। सत्र में कितना समय ना होना चाहिए, 6 माह से अधिक ना होना चाहिए। हमारे यहाँ सत्र कितने हैं, प्राय 3 हैं। कौन कौन से? बजट सत्र है, मानसून सत्र है, और कौन है, शीतकालीन सत्र है। वेरी गुड, पढ़ते रहे भाई। चलिए बस देखिए अगला क्या देखना, स्थगन। स्थगन का मतलब क्या है? देखो, स्थगन का मतलब यही है, मान लो हमारे यहाँ पे मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, अभी मानसून का मौसम है, मानसून सत्र चल रहा है। अब ये बताओ, मानसून सत्र अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ कानून तो बनेंगे। कानून बनेंगे तो एक सत्ता पक्ष वाला लाएगा, विपक्ष वाला क्या करेगा, मैंने बताया था, उचित उसकी आलोचना करेगा। और कभी कभी इतना हो हल्ला हो जाता है कि जो माननीय न्यायालय, माननीय क्या होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, जो माननीय स्पीकर साहब होते हैं वो क्या हो जाते हैं इससे परेशान। वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, स्थगित कर दे रहे हैं। तो स्थगित कितने पर हो सकते हैं, या तो कुछ घंटों के लिए स्थगित हो सकते हैं, कुछ घंटों के लिए स्थगित हो सकते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए हो सकता है स्थगित, कुछ दिन के लिए, या अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, या अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय का मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं हो सकता है, उसको कोई नहीं बताएगा। हो सकता है कि मान लो सितंबर तक ही पूरा अनिश्चित कर दे, इसके बाद कोई सभा ही ना हो इतने समय तक। तो ये शक्ति किसके पास, स्पीकर साहब के पास है ना। कुछ घंटों के लिए कर सकते हैं इसको स्थगन। स्थगन का मतलब सीधा सा बात यही है भाई साहब, स्थगन का मतलब सीधा सा बात यही है कि स्थगन में क्या होगा कि अब मीटिंग नहीं होगी। जो आज चर्चा होनी थी उसको इतने घंटे के लिए बंद की जा रही, उसके बाद होगी जब थोड़ा शांति का माहौल हो जाएगा, ठीक है। या तो इतने दिन बाद होगी, पहले आपसे में थोड़ा शांति हो जाए, या तो फिर क्या होगी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा। ये कौन करेगा, तो स्पीकर, जिस सदन में बात होगी उसी सदन का अध्यक्ष करेगा। ये शक्ति दी गई है। और मैंने जो आपको स्पीकर पढ़ाए थे, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, पिछले लेक्चर में देखो जाके, तो मैंने ये सब चीजें शक्तियां बताई थी। तो समझ में आया स्थगन कैसे हो सकता है। अगर स्थगन हो सकता है तो अब बात करते हैं सत्रावसान। ये सत्रावसान क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखो, सत्रावसान का मतलब प्राय क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ पे बताया मैंने आपको पहले ही कि जो हमारे यहाँ पे मान लो कोई सत्र चला, मान लो अब शीतकालीन सत्र चल गया, अभी आने वाला है
शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो इसकी डेट कौन फिक्स करेंगे, कब तक शुरू होगा, राष्ट्रपति साहब करेंगे। राष्ट्रपति साहब, वेरी गुड, राष्ट्रपति कर देंगे, बताया अभी ना, ठीक है, वेरी गुड। अगर राष्ट्रपति साहब जब इसकी डेट फिक्स कर देंगे तो उसके बाद क्या होगी, शुरू हो जाएगा। तो जिस दिन से शुरू, मान लो 1 तारीख से शुरू हुआ और 31 को खत्म हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो इस दिन से बीच में कई सारी मीटिंग होंगी, कई सारे होंगे। तो प्रत्येक दिन मान लो 31, 1 से लेकर 31 तक पूरे दिन आएंगे, चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे, बात करेंगे। उस दिन प्रत्येक दिन में क्या होते हैं, 2 सत्र होते हैं। प्रत्येक दिन में कितने सत्र होते हैं, 2 सत्र होते हैं। एक सत्र क्या होता है 11 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। दूसरा सत्र होता है 2 से लेकर 6 बजे तक। तो ये प्रत्येक सत्र होते हैं, प्रतिदिन होते हैं 2 सत्र, ठीक है। एक पहले 11 से 1, दूसरा क्या होता है 2 से 6, और जो ये 1 घंटे वाला टाइम इसमें लंच कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही पहले दिन से लेकर और जिस दिन मान लो स्थगित हो गई, मान लो जिस दिन समाप्त हो गई, उसको क्या करेंगे, विघटन, क्या करते हैं, विघटन, उसको क्या कहेंगे, विघटन। और इस दिन समाप्त हो गई तो क्या हुआ, सत्रावसान होगा। और इसी दिन को हम क्या कहते हैं, सत्रावसान, यानी जिस दिन अंत हो जाता है वही क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। क्या कहलाता है, सत्रावसान। यहाँ विघटन ना कह के तुम सत्रावसान कर लो, ज्यादा इंपैक्टफुल वर्ड है, ठीक है। सो सत्रावसान हो जाता है। तो इसका मतलब समझ में, 17, यानी पहले दिन से अंतिम दिन तक जितने दिन समय अवधि वो तो था ही, ठीक है। ये क्या कहलाया, ये तो टाइम पीरियड कहलाया, जो भी शीतकालीन सत्र था, इसका शीतकालीन का टाइम पीरियड कहलाया, ठीक, कालीन का। लेकिन इसके बाद मान लो इस दिन जब 31 को समाप्त हो गया, सत्रावसान हो गया, मतलब अब क्या हो गया, शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। इसके बाद इस दिन से लेकर जो बजट तक, यानी जब 31 में खत्म हो गया, मान लो 31 दिसंबर खत्म हो गई, तो 31 दिसंबर तक खत्म। अब तो कोई यहाँ जाएगा नहीं संसद में, लोकसभा में। जब यहाँ कोई लोकसभा में जाएगा नहीं तो इस दिन से लेकर, मैंने कहा था फरवरी में बजट शुरू होता है, तो ये जो दिसंबर के बाद के जनवरी वाला जो महीना होता है, जनवरी वाला महीना, इस महीने में क्या होगा, इस महीने में सब लोग रेस्ट करेंगे और इसको क्या कहते हैं, अवकाश कहते हैं, यानी लोकसभा में अवकाश। तो इसको क्या कहते हैं, अवकाश। अब समझ में आया कि हमारे यहाँ लोकसभा कैसे चलती है, संसद कैसे चलती है। तो संसद के दोनों सदनों में क्या होते हैं, सत्ता पक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता। सत्ता पक्ष का मतलब जो प्राय जिसकी सरकार है वो सत्ता पक्ष का। प्राय हम ये मानते हैं जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही सत्ता पक्ष का नेता बन जाता है। अगर वो नहीं बनना चाहता तो वो अपने किसी मंत्रिमंडल में किसी को क्या बना सकता है, सत्ता पक्ष का नेता। उसी तरह विपक्ष का नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता वही पार्टी बना पाएगी जिसके पास कम से कम 10% सीटें, संपूर्ण लोकसभा की 543 में 10%, यानी वर्तमान समय देखा जाए लगभग 55 सीटें मिल जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा विप क्या होता है, तो विप क्या होता है, प्रत्येक पार्टी का वह सदस्य होता है जो अपनी पार्टी के लीड करता है। कहाँ पे करता है, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर लीड करता है। उसका काम ही यही है कि अपनी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो उस सदन में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहें, उनको अपने अनुसार लीड अनुसार करना, उनके दिशा निर्देशन के अनुसार कार्य करना, ठीक है, बात खत्म। उसके बाद करते हैं संसद के सत्र। तो मैंने संसद के 3 सत्र बताए। एक क्या बताया, लोकसभा, संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून होता है, एक शीतकालीन होता है, 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा स्थगन क्या होता है, मैंने स्थगन भी बता दिया। उसके बाद सत्रावसान बता दिया, सत्रावसान क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ चीजें, एक और चीज बची है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, गर्भवती कोरम। इसके बारे में समझ लेते हैं, बात खत्म करते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, इसके बारे में समझने के पहले एक वर्ड है विघटन। विघटन के बारे में समझते हैं, विघटन क्या, किस आधार पे हो सकता है। तो विघटन जो है ये वर्ड है, जो वर्ड क्या है, विघटन। विघटन क्या है, ये किस आधार पे हो सकता है, तो 2 आधार पे हो सकता है। विघटन जो है मैंने बताया, विघटन क्या है, विघटन क्या है, ये सिर्फ 2 आधार पे हो सकता है। विघटन के बारे में भी चर्चा करते हैं, उसके बाद गणपूर्त क्रम पढ़ाते हैं। तो जो 2 आधार है उनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करें। चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमने कहा था कि जो विघटन है इसको 2 चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं विघटन। विघटन जो है, विघटन में पहली बात क्या है कि जब उसका कार्यकाल अगर 5 वर्ष पूरा हो जाए, कार्यकाल 5 वर्ष हो जाए, किसका, अच्छा पहली बात वर्ड विघटन। विघटन भैया सिर्फ एक ही सदन को होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का कभी भी
विघटन नहीं हो सकता, यानी राज्यसभा भी कभी विघटित नहीं हो सकती। सिर्फ कौन होगी? राज्यसभा नहीं हो सकती, सिर्फ कौन होगी? लोकसभा। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। यानी पहली बात क्या, अगर कार्यकाल पूरा 5 साल हो जाए तो क्या होगा? विघटित हो जाएगी। कौन हो जाएगी भाई साहब? तो लोकसभा हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, या तो फिर राष्ट्रपति, या तो क्या है, आपातकाल का जो समय सीमा है वो और बढ़ जाए, यानी जो आपातकाल लग जाए, या तो फिर क्या लग जाए? आपातकाल लग जाए। आपातकाल, देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, उस समय क्या होगा? बढ़ जाए, घट जाएगी, हट जाएगी, यानी जो क्या है? विघटन हो जाएगा। या तो फिर इसका टाइम टेनर बढ़ा दे तो और समय के लिए विघटित हो जाएगी। तीसरी बात उसी में जोड़ लो, इसी में, या तो किसी में जोड़ लो। तीसरी बात लिख लो कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो स्वयं हटा दें, राष्ट्रपति हटा दें। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अपने विवेकानुसार हटा सकते हैं, उनके विवेकाधीन शक्ति होती है। राष्ट्रपति स्वयं हटा दें, राष्ट्रपति स्वयं हटा दें, ठीक है, हटा दें। तो ये चीजें क्या है? इस आधार पर विघटन हो सकता है, ये आधार पे क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है। और उसके बाद मैंने कहा गणपूर्ति कोरम, गणपूर्ति कोरम, एक वर्ड और मैंने लिख दिया गणपूर्ति कोरम। अगर विघटन नहीं समझ में तो मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा विघटन 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, विघटन राज्यसभा का कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ होगा तो किसका होगा? लोकसभा का। लोकसभा का किस कंडीशन में होगा? पहली बात तो अपना कार्यकाल 5 साल पूरा कर ले। दूसरी बात, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगे। तो तीसरी बात, अगर राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन से चाहे तो उसके पास ये पावर है, वो स्वयं हटा देता है, ठीक है, यानी विघटित कर देता है। इतनी बात समझ में। उसके बाद हमने एक और बात कही, गणपूर्ति कोरम। ये गणपूर्ति कोरम के व्हाट इज दिस गणपूर्ति कोरम, यानी कि सीधी से मतलब समझ लो भाई, गणपूर्ति कोरम का मतलब क्या है? चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहां के जो अध्यक्ष होते हैं उनका यह कर्तव्य होता है कि सदन को चलाने के लिए न्यूनतम संख्या को क्या करना होता है? न्यूनतम संख्या को कंप्लीट करना होता है। हमारे यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 100, यानी अनुच्छेद 100 क्या कहता है? अनुच्छेद 100 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 100 यही कहता है कि देश में लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों को चलाने के लिए, चर्चा करने के लिए, सभा में चर्चा करने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। कितने? कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। मान लो हम अगर राज्यसभा की बात करें 250 कुल सदस्य हैं, उनमें से कितने होने? कम से कम 25 होने चाहिए। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 में से कुल कितने होने चाहिए? 55, यानी देखो 54.3 है, यानी 55 सदस्य होने चाहिए। यही क्या कहलाता है? गणपूर्ति कोरम। अगर ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात क्या है, स्पीकर में भी बताई थी, यहाँ पे सुन लो। अगर लोकसभा में 554 सदस्य उपस्थित हैं, सांसद साहब 554 और प्लस स्पीकर, तो 55 हो गए, यानी सभा चलेगी। यानी कि स्पीकर को भी ऐड करके कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि स्पीकर भी जो होता है उस सदन का क्या होता है? सदस्य होता है। ये क्या है? हमारे संविधान में बताया गया, स्पीकर को मिलाकर 55 सदस्य। वही चीज यहाँ पे वो भी होती, 24+1 कर लो अगर है तो विवाद है। लेकिन 24+1 का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे एक ही शर्त पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, तो जरूरी तो नहीं कि उपराष्ट्रपति वैसे भी उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अगर उपसभापति होता, उपसभापति, तो हम 24+1 कह सकते हैं, उपसभापति है। अगर उपसभापति नहीं है, सभापति बैठ रहा है, यानी देश का उपराष्ट्रपति बैठ रहा है, यहाँ पे 25 सदस्य और होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन 54+1 सिर्फ लोकसभा में होगी, ना कि राज्यसभा में होगी। दोनों मात्राओं में 10% होना चाहिए कुल मिला के, यानी राज्यसभा में 25 कम से कम और लोकसभा में कम से कम 55 हो, तभी उस दिन चर्चा होगी। यही क्या कहलाती? गणपूर्ति कोरम कहलाती है। उम्मीद करता हूं आज का जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया, आज के बाद संसद में जितनी भी बैठक होंगे तुम्हें आसानी से समझ में आएगी। कब शीतकाल होता है, कब शीतकाल होता है, कब मानसून होता है, कब बजट वाला होता है, किन पे क्या क्या चर्चा हो सकती है, कौन सत्ता पक्ष का नेता होता है, कौन विपक्ष का होता है, कैसे चुने जाते हैं, स्थगन क्या है, विघटन क्या है, सत्रावसान कितने साल का होता है, सत्रावसान क्या है, इन सबके एक सत्र से दूसरे सत्र में समय कितना कम से कम होना चाहिए या अधिकतम कितना होना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।